हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। आज की क्लास में हम लोग अपनी जो सीरीज चालू की थी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, तो उसी सीरीज का आज हमारा यह दूसरे नंबर का वीडियो है। कल हम लोगों ने जो किया था वो था पहले वीडियो इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हमने हल किया था, और जो आप लोगों को 15 ये जो भारत शासन अधिनियम की वो बताए थे वो आप लोगों ने आशा करता हूं कि रिवीजन किया होगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो भारतीय संविधान सभा के संबंधित जो प्रश्न होंगे संविधान सभा को लेकर, तो उनसे संबंधित हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न देखते हैं उनको कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि हमारी आने वाली तैयारी में हम लोग उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न पिछले 10 से 15 सालों में जो भी पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, या फिर आपका ये जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर लिए जाते हैं, तो उनसे संबंधित है। आप लोग इनको अवश्य देखिए। आपको आने वाली परीक्षा चाहे वो वीडियो की हो या फिर आरओ या यूपी पीसीएस प्री, तो उन परीक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा प्रथम जो प्रश्न है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो किसकी बात कर रहा है? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की। तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे ये तत्कालीन वायसराय जो थे वो उसके अध्यक्ष थे, और उपसभापति या उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और ये 1946 में अंतरिम सरकार, आप लोगों को मालूम होगा कि अंतरिम सरकार में जो कौन कौन थे। वैसे देखा जाए कि राजेंद्र प्रसाद तो एक कृषि एवं खाद्य मिनिस्टर थे, कृषि एवं खाद्य मिनिस्टर थे। राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। तो इसी तरह आप लोग इसको भी याद रखना कि अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग किन लोगों को दिया गया था। सारे नहीं याद करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह के पास कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जैसे था गृह सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, तो इस तरह चीज़ें आप लोग इनको याद कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। तो निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा उत्तर हमारे हैं, जैसे साइमन कमीशन द्वारा ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश डेलीगेशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था हमारा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ये आप लोग याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? हल्का सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा देखो किस तरह से जा रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ये होगा 10 लाख की जनसंख्या पर। प्रत्येक प्रांतीय विधानसभाओं से ये चुने जाते थे, जिसमें ऐसा था कि जितनी जनसंख्या उसी के प्रतिनिधित्व में उतने लोग होंगे। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व संविधान सभा में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन आप लोग जानते हैं कि इसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन ये कब आया था? ये 1946 में आया था। इतना जानकारी आप सब लोगों को होगी। तो इसमें कौन नहीं था? ये थे विलियम वुड साहब, इसमें नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये हम लोगों ने देखा था, ये नहीं था इसके अंतर्गत, इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत, तो इसके तहत विचार किया गया था। पहली बार इसके तहत मांग रखी गई थी कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। और कैबिनेट मिशन योजना, इसका सही उत्तर हमारा होगा। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके तहत नहीं, ये भी हम लोगों ने कल देखा था, इसका जिक्र किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन यहाँ पर सही नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त
1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो आप लोगों को बता दें कि राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे दोस्तों, श्रम मंत्री। तो हमारे रह गए डॉक्टर राधाकृष्णन, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ये सदस्य नहीं थे अंतरिम सरकार के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। अब ये वेवेल योजना दोस्तों क्या है, अब ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, तो उसी के अनुसार ये हम लोग आगे देख रहे होंगे। अभी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें इस योजनाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों को, बेसिकली आप ये इतना जान लीजिए कि वेवेल योजना थी, तो यह भारत में जो संविधान सभा को लेकर जो परिस्थितियां थी कि किस प्रकार की संविधान सभा बननी चाहिए, इसमें कौन से लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो इससे संबंधित गतिरोधों को, राजनीतिक गतिरोधों को समाप्त करने के लिए यह बनाई गई थी, और इसने काफ़ी सारे संस्तुतियां दी थी। तो इसमें इसने दिया था कि हिंदू और मुस्लिमों की सदस्यता को समान रखा जाए। और वेवेल का ऐसा विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने बंटवारे वगैरह के विषय में कोई उसमें बात नहीं की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कथन, इसका क्या उत्तर है, कथन सही है पर कारण गलत है। तो इसका उत्तर यही सही होगा, कथन सही है पर कारण गलत है। इस प्रकार इसके प्रश्न ऐसे ही दिए जाते हैं, उत्तर इसका इसी प्रकार दिया जाता है, और इन प्रश्नों में काफ़ी सावधानी बरतने की भी आशा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1934 में रांची में जब यह गठित की गई थी, तब उसमें संविधान सभा की बात की गई थी। अब इससे संबंधित 3-4 डेट आप लोग याद रखिए कि अगर पूछे कि संविधान सभा की जो बात थी कि सांकेतिक उल्लेख इसका कहाँ मिलता है, तो उसके लिए 1885 का तिलक का स्वराज विधेयक, उसमें सांकेतिक रूप से संविधान सभा का उल्लेख होता है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में कहा गया था कि जो संविधान सभा है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार इसका संविधान का निर्माण होना चाहिए। और इसकी एक डेट और आप लोग याद रखिएगा, 1928 में नेहरू समिति में इसकी बात की गई थी। और फिर 1934 में तो का स्वराज पार्टी के तहत पटना का अधिवेशन था, उसमें बात की गई। और 1940 में भी अगस्त प्रस्ताव में इसकी बात की गई थी संविधान सभा की। और उसके बाद 24 मार्च 1946 को आप लोगों को मालूम है कि कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अनेक समितियों के माध्यम से किया था, तो बिल्कुल सही है। बहुदलीय निकाय थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अब यहाँ पर यह शब्द गौर करने लायक है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। और अगर देखा जाए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो हाँ, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। अब इसमें आप लोग इतना समझिए, अब यहीं पर आ जाए सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अगर यहाँ पर हो जाता है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये उत्तर हमारा गलत हो जाता। तो अगर इसी प्रकार इसमें कूट के प्रश्न दे देते तो क्या होता कि हमारा सी व डी सही है और सही नहीं है जो बात करता, तो वह ए और बी, कूट ए और बी, कूट बी और सी, कूट सी और डी, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अपने जो पढ़ रखा है आप लोगों ने थ्योरी, उसको क्लियर रखिए कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, लेकिन सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। शिक्षा और संपत्ति वाले लोग ही वोट दे सकते थे। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यहाँ पर होगा परोक्ष निर्वाचन, क्योंकि विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित करते थे, ना कि प्रत्यक्ष जनता करती थी। तो हमारा इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरह
से उत्तर इनका देते हैं। जैसा भी प्रश्न होगा वैसे यहाँ पर उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से, अब देखिए यहाँ पर ये थ्योरी है, टोटल पूरी थ्योरी है इसके बारे में कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है ये। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो आर्डियन और पारसियों को भी सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये एकदम सही है। आप लोगों को मालूम होगा कि पृथक निर्वाचन बनाकर सबको समान प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये गलत है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं होगा, वयस्क मताधिकार होगा, जिसमें शिक्षा और संपत्ति वाले लोग, जो उस समय केवल 14% लोग थे, तो उन लोगों ने मतदान किया था। ये आप लोग मान सकते हैं। और इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के तहत 6वीं अनुसूची, ये देखिए, संपत्ति, कर और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? तो ये हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो हमारा सही उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक लोगों का चुनाव होता था। क्वेश्चन नंबर 12, ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा। बहुत सारे दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो रिपीट हुए एक ही तरह के प्रश्न, तो उसको हमने नहीं लिया है, लेकिन ये प्रश्न आप लोग याद रखना कि ये चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे, आप लोगों को मालूम होगा। और संविधान सभा में प्रथम वक्ता के रूप में JB कृपलानी के द्वारा प्रथम वक्ता, ये वैसे पूछा नहीं जा सकता, अभी तक गया है, भविष्य में कभी बन जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रथम वक्ता थे संविधान सभा के, तो वो आचार्य JB कृपलानी जी थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर ये डॉक्टर अंबेडकर में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो संविधान ये कोई प्रारूप समिति पूछता तो अंबेडकर जी हो जाते, लेकिन ये संविधान निर्माण की सभा जो पूछ रहा है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और प्रथम बैठक हुई थी। सब लोगों को इस 9 दिसंबर में सब इनको जो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा सब लोगों की ID जमा की गई थी, उनको शपथ दिलाई गई थी, उनको सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ये सारी क्रियाविधि की गई थी। इसमें आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उसमें हम इस तरह की कुछ PDF डाल देंगे, जो आप जिन लोगों को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं इसको। और 26 नवंबर 1949 आप लोगों को मालूम है कि आंशिक रूप से संविधान के कई भाग इस दिन लागू कर दिए गए थे। 13 दिसंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 13 दिसंबर 1946 को क्या महत्वपूर्ण हुआ था, और हुआ था कुछ चीज़ जो बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी। तो आप लोग कमेंट में इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो पहला अधिवेशन दोस्तों शुरू होगा जब इसकी पहली बैठक होगी, तभी से पहला अधिवेशन माना जाएगा। तो इसका उत्तर पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक शुरू हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जून 1946, 22 जनवरी 1947,
फरवरी 20, 1947, 26 जुलाई 1947। तो उसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत देश को एक संविधान देने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संविधान सभा के सन्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो आगे चलकर उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, हाँ, हम भारत के लोग। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। राज्य का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं द्वारा मिलकर उसमें चुनाव किया जाता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो भारतीय संविधान को 7 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, 15 अधिवेशन, 9 अधिवेशन। जो इसका सही उत्तर होगा वो है 12 अधिवेशन हुए हैं। तो 12 अधिवेशन में आप लोग ये समझिए कि 11 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें से 166 दिन बैठकें हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी, और 11 अधिवेशन यो और एक अंतिम बैठक जिसमें संविधान पर सिग्नेचर वगैरह किए थे। तो कुल मिलाकर 12 बैठकें इसकी हुई थी। ये चीज़ें आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नहीं तो आगे भविष्य में हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये आप लोगों को मालूम है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे, आप लोगों को मालूम है। तो जो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये बी.एन. राव साहब थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। ये बी.एन. राव साहब ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और के.एम. मुंशी आप लोग इनको जानते होंगे कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये लोग मेंबर थे। के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, और इसी तरह डी.पी. खेतान हो गए, बी.एल. मित्र हो गए, अलादी कृष्ण अयंगर हो गए। ये चीज़ें हम लोग आगे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, के संथानम द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा इसका प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे बाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन पर चर्चा वगैरह करके एक मसौदा के रूप में उसको रखा था संविधान सभा के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया था, जैसे है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, और ये हमारा 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। तो जो इसका सही उत्तर है, तो इसकी डेट आप लोग याद रखिए 17 नवंबर 1949 से ये चला था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसके प्रश्न ये दिए गए थे ऑप्शन, इन ऑप्शन में से कोई नहीं था। इस प्रश्न को बाद में सबके कॉमन नंबर दे दिए गए थे। लेकिन आप लोग अब याद रखना कि इसका प्रथम वाचन कब हुआ था, सेकंड वाचन कब हुआ था, तृतीय वाचन हमने बताया। अब जिन लोगों को मालूम हो कि पहला और दूसरा कब कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात की जाए तो ये हमारा होगा 26 जनवरी 1950, सभी लोगों को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1949 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह कांग्रेस ने इस तिथि को मनाया था 1949 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में।
कि अब कौन सा लाहौर अधिवेशन था, दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। उसके बाद जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो उस दिन हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाया। उसके बाद 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक देने के लिए संविधान को इसी दिन पूर्ण लागू किया गया, जिससे इसकी एक अच्छी स्थिति बनी रहे, वो याद रहे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। अच्छा देखो, संवैधानिक सभा और संसद दोनों वही काम करती थी, एक ही संसद थी, वो संवैधानिक सभा के रूप में भी काम करती थी और वो भारतीय संसद के रूप में भी काम करती थी। ये आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और नहीं भविष्य में इसको हम लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो इनका जो जन्म हुआ था, जैसे ऑप्शन दे रखा है 1886, 1951, 1891 से 56, 1870 से 19। तो इसका सीधा सीधा आप लोग ऐसे देखिए कि 1891 को इनका जन्म हुआ था महू कहाँ है, MP मध्य प्रदेश में। और इनका जो 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, ये आप लोग याद रखिए। ये पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस सन में ये पूछा है, ये काफ़ी पुराना प्रश्न है लेकिन घूम फिर के फिर आ सकता है। मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा में ये पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के यहाँ होगा दोस्तों एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा कि ये कौन से सही हैं, तो ये दोनों सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था, आप लोगों का याद होगा, तो 1932 में लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और फिर इसमें जो बातें हुई थी उनमें 1935 का भारत शासन अधिनियम कल हम लोगों ने देखा था अच्छी तरीके से, उसकी कुछ बातें बताई थी अच्छी तरीके से, क्या कहें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हम लोगों ने देखी थी, और वो आप लोग देख भी लेना कि कितने सारे प्रश्न पिछले सालों में उससे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है क्योंकि कई देशों के संविधान से कई सारी चीज़ें ली गई हैं। तो क्या पूछ रहा है कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1, 2 का सही स्पष्टीकरण है। कथन 1 और 2 सत्य है परंतु कथन 2 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सत्य है परंतु 2 नहीं, ये सही तो दोस्तों दोनों हैं। अब इसमें हम ये लिखेंगे कि उत्तर हमारा हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। अब स्पष्टीकरण का मतलब ये हो जाता कि जैसे मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए कि मुझे भूख लगी तो, और कारण में दे देता तो मैंने खाना खाया, तो होता कि सही स्पष्टीकरण है, भूख लगी थी तो खाना खाया। लेकिन इनमें दोनों बातों में कोई तर्क नहीं दिख रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उसको ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह मौलाना आज़ाद के द्वारा यह बात कही गई थी कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। राजगोपालाचारी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका उत्तर जो हमारा होगा तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। इतनी चीज़ें आप लोग इसमें ये एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू इन लोगों ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33,
किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर इटली, विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन। तो ये कहना था ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये आप लोग बिल्कुल याद रख लेना, ये पूछे जा चुके हैं, लेटेस्ट भी हैं ये। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 12, 10, 15, 13। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ये 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अयाज रसूल। तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं फिर कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मोरिस जॉनसन का, हार्वर्ड जूनियर का, आइवर जेनिंग्स है। दोस्तों यहाँ पर ये टाइवर नहीं है, आइवर जेनिंग्स। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आइवर जेनिंग्स का कहना था कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में इन लोगों ने अल्पसंख्यकों के हितों को नहीं देखा है, ये हिंदुओं की एक संस्था है। तो इस तरह की बातें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये सही माना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग कल जो देख रहे होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के कुछ स्रोत देख रहे होंगे कि कहाँ से कौन से क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो उससे संबंधित हम लोग प्रश्न कल कर रहे होंगे। अब आप लोगों को जरा बता दें कि इसमें जो हम लोग देखेंगे आगे चलकर भविष्य में कि अब हम लोगों ने कल दिया था संवैधानिक पृष्ठभूमि देखी थी हम लोगों ने, आज हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा के बारे में, कल हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। उसके आगे धीरे धीरे इसी टॉपिकों की तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल। धन्यवाद।